नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो क्लाइमेट वाला पार्ट है, जिसके लास्ट में आपके 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात 2 क्लासेज में अपन ने उसको काफ़ी पोर्शन को कवर कर लिया है। उसी का जो लास्ट पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन, जिसका मीनिंग है कि राजस्थान के अंदर जो जलवायु है उसकी जो ऋतुओं का वर्गीकरण है उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन है, अर्थात जो ऋतुओं का वर्गीकरण है, उसको हम सामान्यतः 4 भागों में बांटते हैं और हर एक पोर्शन के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन या यूं कह सकते हैं अपन कुछ प्रमुख वायुमंडलीय दशाएं या घटनाएं जो घटित होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे अपन जो समर सीजन वाला पार्ट, अर्थात जो ग्रीष्म ऋतु वाला पोर्शन है वहां से, जिसमें मुख्यतः जो फिनोमिनन या घटनाएं हैं जिसके बारे में कल आपको बताया था, लू, आंधी और भभूलिया के बारे में। आज इनको डेफिनेशन वाइज और इनका राजस्थान में जो मेन इफेक्टिव एरिया है या जिस क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है उन क्षेत्र के बारे में स्टडी करेंगे अपन। तो स्टार्ट करेंगे अपन क्लाइमेट सीजन में। सबसे पहले समर सीजन वाले पार्ट में मीनिंग ऑफ लू। लू का सामान्यतः अर्थ क्या है? तो अपने को पता है, सामान्यतः अपने यहाँ राजस्थान के अंदर या यूं कहें देश के अंदर जो ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट है, अर्थात जो थर्ड डेजर्ट वाला पार्ट है, उस वाले पोर्शन में और एक भारत के उत्तर विशाल मैदान की ओर सामान्यतः समर सीजन में चलने वाली जो हॉट विंड्स है, जो सामान्यतः ड्राई विंड्स के रूप में होती हैं, शुष्क हवाओं के रूप में होती हैं, तो उन हवाओं को अपन कहते हैं अपन लू। तो लू का डेफिनेशन लिया जाता है इस कंडीशन के साथ, समर सीजन के साथ, अर्थात ग्रीष्म ऋतु के साथ गर्म और शुष्क हवाओं को लू के रूप में जाना जाता है। इन समर सीजन हॉट एंड एरिड विंड इज कॉल्ड एज लू या इज नोन एज लू। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं लू के रूप में जानी जाती हैं। ये मैक्सिमम राजस्थान के अंदर जिस एरिया में देखने को मिलती हैं वो है राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जहां इनका इफेक्ट या प्रभाव सर्वाधिक होता है। और इनके चलने का जो मुख्य कारण माना जाता है, जो सामान्यतः जो धरातल वाला पोर्शन है, लैंड वाला पार्ट है, उस लैंड पार्ट के ऊपर सामान्यतः क्षैतिज रूप में, अर्थात जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है उसके रूप में ये बहती हैं, जिसको अपन कह सकते हैं एडवेक्शन फ्लो ऑफ विंड्स। अर्थात जो लू की उत्पत्ति का मुख्य कारण है वो हवाओं का गर्म होकर उसका एडवेक्शन फ्लो अर्थात अभिवहनीय संचलन होता है। अभिवहनीय संचलन का मीनिंग होता है जो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ विंड्स, हवाओं का जो क्षैतिज प्रवाह होता है उसको कहा जाता है। तो हवाओं के क्षैतिज प्रवाह के कारण लू की उत्पत्ति होती है। तो जनरली आज के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन अप्लाई कर दिया जाता है कि जो लू है उसका चलने का मुख्य कारण किसको माना जाता है? तो जो विंड्स होती है उनका जो एडवेक्शन फ्लो है वो इसका मुख्य कारण माना जाता है। अर्थात हवाएं गर्म होकर क्षैतिज रूप में जब फैलना स्टार्ट होती है तो वो अपने को लू के रूप में महसूस होती हैं। उसके बाद सेकंड है सैंड स्टॉर्म, अर्थात आंधी। तो आंधी का सामान्यतः मीनिंग लिया जाता है जो धूल भरी हवाएं हों और जिनके साथ ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता मौजूद हो। इन समर सीजन सैंडी एंड ह्यूमिड विंड्स, अर्थात ये कंडीशन साथ में होती है, धूल भरी और उसके साथ अगर आर्द्रता मौजूद होती है तो उसे हम विंड्स या सैंड स्टॉर्म के रूप में डिफाइन करते हैं। इनका जो इफेक्टिव एरिया है मुख्यतः यह राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर एरिया को माना जाता है, जहां ग्रीष्म ऋतु में लगभग 27 डेज आंधियों का प्रभाव रहता है। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर की ओर आती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इसका मेन कॉज क्या है, इसका कारण क्या है चलने का? तो सामान्यतः इसका कारण होता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर जब टेम्परेचर अधिक होता है, या सामान्यतः राजस्थान के पूर्वी भाग में भी आंधियों का प्रभाव देखने को अपने को मिलता है, लेकिन सीमित मात्रा में। तो सामान्यतः जिस एरिया में हवाएं गर्म होकर और ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको अपन कहते हैं कॉन्वेक्शन फ्लो ऑफ विंड्स, हवाओं का सवानीय रूप में ऊपर की ओर उठना, तो उस एरिया में सामान्यतः हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने के कारण जनरली उस एरिया में एयर प्रेशर लो हो जाता है और उस लो एयर प्रेशर की ओर धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाएं आना स्टार्ट हो जाती हैं
अर्थात सैंडी और ह्यूमिड विंड्स है वो स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको अपन सैंड स्टॉर्म अर्थात आंधियों के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बबूल्या। बबूल्या जिसको जनरली अपन सैंड साइक्लोन भी कहते हैं, यानी धूल के चक्रवात। सैंड साइक्लोन का मीनिंग होता है इन समर सीजन सैंडी एंड साइक्लोनिक विंड्स, अर्थात धूल भरी और चक्रवातीय हवाएं जो कि इस तरीके से चलती हैं, इस प्रकार की हवाओं को अपन नाम देते हैं बबूल्या या सैंड साइक्लोन के नाम से। और इनका जो इफेक्ट है या इनका जो प्रभाव है मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर की ओर अधिक देखने को मिलता है। अर्थात ये जो तीनों घटनाएं मुख्यतः इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर, जिसमें हम बात करें सबसे पहले लू वाले पार्ट की, तो जो लू का इफेक्टिव एरिया माना जाता है वो माना जाता है बाड़मेर वाला क्षेत्र। आंधियों की बात करेंगे तो ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर पे श्री गंगानगर। और सामान्यतः सैंड साइक्लोन या धूल के चक्रवातों की बात करेंगे तो उसके अंदर आंसर रहता है आपका बीकानेर वाला पार्ट। तो सामान्यतः जो लू है उसका डेफिनेशन होता है जो हॉट विंड्स होती हैं और जो एरिड विंड्स होती हैं, अर्थात जो गर्म और शुष्क हवाएं वो लू के रूप में। गंगानगर की ओर जो आंधी आती हैं उसका मीनिंग होता है जो सैंडी और ह्यूमिड विंड्स होती हैं, अर्थात धूल भरी और जो आर्द्र हवाएं होती हैं उनको नाम दिया जाता है आंधी। जबकि बीकानेर की ओर जो सैंडी और साइक्लोनिक रूप में जो विंड्स आती हैं, अर्थात धूल भरी और चक्रवातीय रूप में, उनको नाम दिया जाता है बबूल्या। तो सामान्यतः इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ये घटनाएं आपको अधिक मिलेंगी, या राजस्थान का जो डेजर्ट पार्ट है उस साइड में आंधी, लू और बबूल्या अर्थात सैंड साइक्लोन का इफेक्ट आपको अधिक मिलेगा। जो लास्ट वाला जो सैंड साइक्लोन है उसका आने का मुख्य कारण है कि किसी एक स्थान विशेष पे, किसी भी एक स्थान या एक लोकेलिटी है जहां पे टेम्परेचर अधिक हो जाता है सेंटर पार्ट में, वहां एयर प्रेशर लो हो जाता है, जबकि उसके जो बाहर वाला जो भाग है जिसको हम कहते हैं परिधि क्षेत्र, इस वाले में सामान्यतः तापमान थोड़ा कम होता है और एयर प्रेशर थोड़ा ज्यादा। तो जो हाई एयर प्रेशर है उससे और सेंटर की ओर अर्थात लो एयर प्रेशर की ओर हवाएं साइक्लोनिक रूप से अर्थात चक्रवातीय रूप से चलना स्टार्ट हो जाती हैं, उसको नाम दिया जाता है बबूल्या या उसको नाम दिया जाता है सैंड साइक्लोन। इनका जो मेन रीजन या कॉज है उसका जैसा कि आपको बताया कि एयर प्रेशर इज लो इन द सेंटर ऑफ ए पैलेस, किसी एक स्थान विशेष के केंद्र में तापमान का अधिक और वायुदाब का कम होना। और दूसरा होता है वाइल एयर प्रेशर इज हाई इन द सरकमफेरेंस एरियाज, यानी जो परिधि या बाह्य क्षेत्र है उसमें टेम्परेचर कम और एयर प्रेशर का हाई होना। तो जैसे हाई एयर प्रेशर अर्थात परिधि वाले क्षेत्र से सेंट्रल पार्ट की ओर हवाओं का अंदर आना स्टार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं साइक्लोनिक विंड्स, और ये धूल के साथ आती हैं, इस कारण इनको सैंडी साइक्लोन अर्थात धूल के चक्रवात या राजस्थान के लोकल में इनको कहा जाता है बबूल्या। तो इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी सामान्यतः अपने पश्चिमी राजस्थान बीकानेर की ओर अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद में हम चलते हैं ग्रीष्म ऋतु से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें एक पॉइंट आता है कि मैक्सिमम हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जो जिला है, तो जिले के अकॉर्डिंग आंसर जनरली हम आंसर लेते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट को, जबकि किसी पैलेस या लोकेशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर लिया जाता है अपना फलोदी जोधपुर वाले पार्ट को। तो राजस्थान में सबसे अधिक तापमान वाला डिस्ट्रिक्ट चूरू और मैक्सिमम टेम्परेचर वाला प्लेस या लोकेशन के अकॉर्डिंग आंसर आता है फलोदी जोधपुर वाला पार्ट। इसके बाद में आता है नेक्स्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो तापांतर है, तापांतर का मीनिंग होता है कि किसी एक दिन का या किसी एक साल का भी हो सकता है, किसी महीने का भी हो सकता है, कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो गैप होता है उसको कहा जाता है टेम्परेचर रेंज अर्थात तापांतर। तो राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज है वो डेली या दैनिक हिसाब से अगर देखी जाए वो सर्वाधिक मानी जाती है जैसलमेर में। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम के रूप में जैसलमेर को लिया जाता है।
अर्थात जैसलमेर का दिन के समय तापमान आप ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं तो लगभग 45-50 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन उस एरिया में डेजर्ट होने के कारण, मिट्टी होने के कारण सामान्यतः दिन का तापमान रात्रि का जो तापमान है वो आपके नीचे होकर लगभग 25 और 30 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यानी एक दिन के तापमान में लगभग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का फर्क होता है। इस कारण अपन मानते हैं कि मैक्सिमम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर वो राजस्थान में जैसलमेर का होता है। जबकि ये ईयर वाइज अगर काउंट किया जाए तो मैक्सिमम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की वार्षिक तापांतर वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ का है, तो आंसर लिया जाता है चूरू को, क्योंकि राजस्थान का जो समर सीजन है उसमें मैक्सिमम हॉट डिस्ट्रिक्ट के रूप में लिया जाता है चूरू को, और जो विंटर सीजन होता है, शीत ऋतु होता है, उसमें ठंडे जिले के रूप में लिया जाता है चूरू को। यानी चूरू सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है, तो उसका गर्म होना और ठंडा होना वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो चूरू है समर सीजन के टाइम मैक्सिमम हॉट डिस्ट्रिक्ट में, और विंटर सीजन में मोस्ट कोल्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको जाना जाता है, यानी सर्वाधिक ठंडे जिले के रूप में इसको जाना जाता है। तो चूरू है उसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक मिलेगा, यानी साल भर का जो तापांतर है वो मैक्सिमम चूरू के पास, और जो डेली टेम्परेचर रेंज है वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी जैसलमेर में। तो इस वाली चीज से याद रखिएगा कि चूरू ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म और शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा है, और ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग वार्षिक तापांतर है चूरू का अधिक और दैनिक तापांतर है जैसलमेर का अधिक। इसके बाद में मैक्सिमम कोल्डेस्ट प्लेस इन राजस्थान स्टेट इन समर सीजन। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान या जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो सामान्यतः जो टेम्परेचर का ग्रीष्म ऋतु में कम होने का कारण है वो रिलीफ फीचर्स को माना जाता है, अर्थात मुख्यतः ऊंचा उच्च वाले भाग को माना जाता है, या जो ऊंचा उच्च होता है, रिलीफ फीचर्स होता है, वो इस एरिया टेम्परेचर को इफेक्ट डालते हैं। तो राजस्थान में जो मैक्सिमम हाइट वाले जो पार्ट होंगे उस एरिया में सामान्यतः टेम्परेचर कम होगा, और जिनमें हाइट जनरली कम होती है उन एरियाज का टेम्परेचर जनरली अधिक होता है। जैसे राजस्थान का जो ईस्टर्न प्लेन है, वेस्टर्न डेजर्ट एरिया है, यहाँ की हाइट या ऊंचाई है वो कम होती है। तो रिलीफ फीचर्स में जो मैक्सिमम हाइट वाली लोकेशन है या अधिक ऊंचाई वाले स्थान है, वहां का टेम्परेचर सामान्यतः अपने को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसमें यही पॉइंट एग्जाम में जनरली अप्लाई किया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी की ऋतु में राजस्थान में सबसे कम तापमान सिरोही और माउंट आबू की ओर होता है। उसका कारण क्या है, तो उसका मेन रीजन है उसका रिलीफ फीचर्स या उसके उच्चावचीय स्थिति। तो न्यूनतम तापमान डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है सिरोही को, और प्लेस के अकॉर्डिंग या स्थान के अकॉर्डिंग लिया जाता है माउंट आबू वाले पार्ट को। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सीजन, रेनी सीजन। अर्थात क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में पहला अपन समर सीजन को कंप्लीट करते हैं, लू, आंधी और बबूलिया को। उसके बाद में हम कवर करेंगे अपने वर्षा ऋतु वाले पार्ट को। तो वर्षा ऋतु वाले पार्ट में जो मेन घटना या जो प्रमुख इंसिडेंट या जो फिनोमिनन या घटना है वो आती है मानसून। तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है मानसून, इसके बारे में पूछा जाता है कि जो मानसून शब्द है इसका बेसिक वर्ड या इसका जो मूल शब्द है वो क्या है, तो इसका मूल शब्द लिया जाता है मौसिम, जो कि मेनली अरेबिक लैंग्वेज अर्थात अरबी भाषा का शब्द है, और इस शब्द को देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम लिया जाता है अल मसूदी। यानी मुख्यतः जो मानसून शब्द है किसके द्वारा दिया गया है, ये अल मसूदी के द्वारा दिया गया है। और इसका मीनिंग क्या लिया जाता है, मीनिंग ऑफ मानसून से क्या तात्पर्य है या इसका मीनिंग क्या है, तो मानसून का मीनिंग होता है चेंज इन सीजन अर्थात ऋतु में परिवर्तन, और दूसरा मीनिंग इसका लिया जाता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स विच मूव टुवर्ड्स फ्रॉम वाटर टू लैंड पार्ट। यानी सामान्यतः हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना जो कि जल से और स्थल की ओर होता है, तो उसको सामान्यतः अपन मानसून के रूप में लेते हैं। तो मानसून के अंदर उन विंड्स को लिया जाएगा जिनका डायरेक्शन जनरली अपना जल से, वाटर पार्ट से और लैंड पार्ट या स्थल की ओर जो हवाएं चलती है सामान्यतः वो मानसून के रूप में होती हैं।
तो इससे रिलेवेंट जो अभी कुछ बेसिक शब्द आपको मैंने बताए हैं कि मानसून है मूलतः किस शब्द से बना हुआ है, तो इसका एक तो जो बेसिक वर्ड या मूल शब्द है ये याद रखिएगा कि मौसम शब्द से बना हुआ है, जो कि अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है। और इस शब्द को काम में लेने वाले पहले व्यक्ति या फादर ऑफ मानसून, जो फादर ऑफ मानसून वर्ड, मानसून शब्द के पिता के रूप में जिनको जाना जाता है, वो व्यक्ति हैं अल मसूदी। और मानसून का मीनिंग होता है जो विंड डायरेक्शन है उनमें चेंज होना, और साल में ये कम से कम 2 बार होता है। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं अपन नेम ऑफ मानसून, अर्थात मानसून का नाम। तो हमारे यहाँ का जो मानसून है, जो इंडियन मानसून कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं मानसून ऑफ राजस्थान स्टेट, राजस्थान का मानसून है, इसको नाम किस आधार पे दिया जाता है? तो जनरली इसको नाम दिया जाता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे भारत में जिस ओर से आएगा, जिस डायरेक्शन से मानसून का एंट्री इंडिया में होता है वो डायरेक्शन होता है इंडिया में सदर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन। अर्थात जो विंड डायरेक्शन है, उस विंड डायरेक्शन को अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसमें आंसर रहता है सदर्न वेस्टर्न मानसून, जो कि नदर्न ईस्टर्न की ओर आगे की ओर बढ़ता है। तो जो इनिशियल डायरेक्शन होती है मानसून की या हवा की, वो मानसून के जो नाम है उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है, या मानसून का नाम वो तय होता है जो विंड डायरेक्शन का स्टार्टिंग होता है। तो विंड डायरेक्शन का स्टार्टिंग होता है सदर्न वेस्टर्न पार्ट की ओर से, इस कारण इस मानसून को नाम दिया गया है सदर्न वेस्टर्न मानसून, जिसकी उत्पत्ति मुख्यतः इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर की ओर से मानी जाती है। तो लास्ट में अपन ने देखा था कि जो मानसून का जो नाम है, नेम ऑफ मानसून है, वो दिया जाता है सदर्न वेस्टर्न मानसून के रूप में, अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में, क्योंकि हवा की जो प्रारंभिक दिशा है जिस ओर से वो आ रही है वो सदर्न वेस्टर्न वाला पार्ट है। और इसका जो ओरिजिन या उत्पत्ति जो मानी जाती है वो मानी जाती है इंडियन ओशियन अर्थात जो हिंद महासागर वाला पार्ट है उसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है मॉनसून के अंदर डेट ऑफ मॉनसून, मानसून की तिथि को लेकर। तो मानसून की जो तिथि है उनसे अपने को पता चलता है कि मॉनसून इस टाइम जो रेनी सीजन होता है उस समय पे पहुंचा है, या समय से पहले पहुंचा है, या समय के बाद पहुंचा है। अर्थात मानसून ऑन टाइम है या टाइम से पहले वो पहुंच गया है, या फिर वो उस दी गई डेट के बाद में आ रहा है अर्थात डिले है। तो ये देखने के लिए हम इसको एक बेस और एक डेट देते हैं। तो राजस्थान के अंदर ये डेट पहले मानी जाती थी 15 जून, जो अभी कर दी गई है 25 जून, जबकि एंट्री डेट इंडिया या कंट्री के अकॉर्डिंग मानी जाती है 1 जून। हालांकि देश में मॉनसून है, जो मेनलैंड पार्ट है केरल, उसका 1 जून माना गया है। मॉनसून उससे भी पहले अंडमान और निकोबार वाले जो पार्ट हैं उसके अंदर आता है अपने, जिसकी डेट अपने जनरली मानी जाती है 25 मई यानी 25 मई को। तो सामान्यतः जो केरल या मालाबार कोस्टल एरिया है वहां से मॉनसून की एंट्री होती है, जबकि राजस्थान में एंट्री मानी जाती है बांसवाड़ा, और ये ऑप्शन नहीं हो तो बाद में आंसर मानते हैं अपन डूंगरपुर वाला पार्ट, यानी राजस्थान के सदर्न पार्ट की ओर से मॉनसून की एंट्री होती है। उसके बाद में इसका प्रभाव डूंगरपुर में देखने को मिलेगा। और दूसरा पार्ट होता है मानसून के अंदर मानसून डिपार्चर डेट, अर्थात एक तो है अपनी आगमन तिथि और दूसरी होती है इसके लौटने की अर्थात निवर्तन तिथि। तो मानसून के डिपार्चर डेट है वो इंडिया के अकॉर्डिंग 2 ली जाती हैं। एक तो जो नदर्न इंडिया वाला पार्ट है उत्तर भारत की ओर, जहां सामान्यतः 30 सितंबर के बाद मानसून लौटना स्टार्ट कर देता है अर्थात 1 अक्टूबर से, जबकि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है यहाँ सामान्यतः मानसून है वो 31 अक्टूबर के बाद रिटर्न करना स्टार्ट करता है। तो देश में मानसून के लौटने की स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? तो ये स्टार्टिंग मानी जाती है 1 अक्टूबर से, जबकि कंप्लीटली इंडिया से, संपूर्ण भारत से ये डेट मानी जाती है 31 अक्टूबर। जबकि राजस्थान में मानसून की जो डिपार्चर डेट है वह सितंबर लास्ट को लिया गया अर्थात 1 अक्टूबर के आसपास। तो ये डेट मानते हैं हम सितंबर 30 को।
इसके बाद में मॉनसून ब्रांचेज के बारे में पढ़ेंगे अपन, ब्रांचेज ऑफ मॉनसून, मॉनसून की शाखाएं। तो अभी तक तो अपन ने बेसिक पॉइंट्स इसमें देखे हैं। एक तो मानसून का मीनिंग क्या है, दूसरा मानसून को नाम कौन सा दिया गया है, और उसके बाद में उससे रिलेवेंट जो डेट है अर्थात अराइवल डेट और डिपार्चर डेट, अर्थात मानसून की पहुंचने वाली तिथियां और मानसून के वापस लौटने वाली तिथियां। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रांचेज ऑफ मानसून। तो मानसून की जो ब्रांचेज हैं, मानसून ब्रांचेज का मीनिंग है जो सदर्न वेस्टर्न मानसून है वो जनरली भारत में दो ओर से एंट्री करता है, जिसमें एक तो ये वाला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं अरब सागरीय भाग, अरेबिक सी पार्ट। दूसरा पोर्शन उसका होता है बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी का हिस्सा, जिस ओर से मानसून हमारे यहाँ इंडिया में एंट्री करता है। तो ये दोनों ही वैसे तो पार्ट आते हैं अपने इंडियन ओशियन के। हिंद महासागर के पार्ट। तो सामान्यतः पूछा जाए भारतीय मानसून किस ओशियन से आता है, किस महासागर से आता है, तो इसमें ओशन का आंसर लिया जाता है इंडियन ओशन। जबकि इसके दो पार्ट है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दो ओर से एंट्री करता है। तो इस मानसून की जो ब्रांचेज हैं वो इसी एरिया को लिया जाता है। एक तो अरेबिक सी ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज अर्थात अरब सागरीय शाखाएं, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। अरब सागर की ओर से सामान्यतः जो शाखाएं आती हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जैसा कि इसमें दिया गया जो अरब सी ब्रांच है उसमें एक तो आती है वेस्टर्न घाट पे, यानी इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो इस वाले पार्ट पे। दूसरा जो पोर्शन माना जाता है वो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से होते हुए छोटा नागपुर प्लेट्यू अर्थात छोटा नागपुर ब्रांच झारखंड की ओर। और तीसरे वाला जो पार्ट है वो गल्फ ऑफ कच्छ की ओर से, यानी कच्छ की खाड़ी की ओर से और आगे हिमाचल की ओर। तो इसका मीनिंग जहां से स्टार्ट हुई है वो है अरेबिक सी पार्ट, और जहां पहुंच रही है उसके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जाता है। सबसे पहले वाले को वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, दूसरे वाले को नाम दिया छोटा नागपुर ब्रांच झारखंड वाली, और तीसरी जो हिमाचल में पहुंचती है उसको नाम दिया हिमाचल ब्रांच। यानी ये जो तीनों ब्रांच हैं जिसमें से राजस्थान से रिलेवेंट हिमाचल ब्रांच होती है। तो इसके नीचे आपको इंडिकेट करना है रिलेटेड टू राजस्थान स्टेट, राजस्थान से संबंधित। तो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान रिलेवेंट ब्रांच कौन सी है, जो अरेबिक सी ब्रांच है उसमें। तो इसकी जो 3 ब्रांच है उसमें हिमाचल वाली ब्रांच है ये राजस्थान से रिलेवेंट मानी जाती है। जबकि दूसरा पार्ट आता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला पार्ट अर्थात बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला पार्ट, जहां से एक पार्ट आता है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की ओर अर्थात ईस्टर्न हिमालय की ओर, और दूसरा आता है जो नदन ग्रेट प्लेन पार्ट है अर्थात उत्तर विशाल मैदान वाला पार्ट। तो नदन ग्रेट प्लेन जो ब्रांच है ये इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है, और इसी में राजस्थान का पूर्वी भाग भी कवर होता है उत्तर विशाल मैदान की शाखा के अंदर। तो इन मानसूनी हवाओं को सामान्यतः उत्तर विशाल मैदान वाली को राजस्थान के अकॉर्डिंग पूर्वाई कहा जाता है, यानी जो ईस्टर्नलाइज विंड्स होती है उनके रूप में होती हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली ब्रांचेज हैं उसमें एक तो आता है आपका ईस्टर्न हिमालय ब्रांच, जिसका राजस्थान से कोई संबंध नहीं है ईस्टर्न हिमालय वाले पोर्शन का। दूसरी ब्रांच है नदन ग्रेट प्लेन ब्रांच, यानी उत्तर विशाल मैदान वाली शाखा, जो कि राजस्थान के पूर्वी भाग अर्थात अरावली के ईस्टर्न पार्ट अर्थात राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती वाला जो पार्ट है उसमें अधिक वर्षा करवाती है। इसके बाद में इन ब्रांचेज के अंदर राजस्थान में जो सबसे पहले ब्रांच है वो कौन सी पहुंचती है, हिमाचल, और इसके द्वारा अधिक वर्षा नहीं होती। उसका सामान्य कारण माना जाता है कि ये जो ब्रांच है ये राजस्थान की एक माउंटेन आती है अरावली पर्वतमाला के ये पैरेलल निकलती है। तो जो ब्रांचेस सामान्यतः पर्वतों के पैरेलल या समानांतर आगे बढ़ती हैं उनसे वर्षा की मात्रा कम प्राप्त होती है। तो ब्रांचेज जिसकी मैंने कहा था अपन चर्चा करेंगे, जो ब्रांचेज है तो जो 3 ब्रांचेज थी
तो अरब सी ब्रांच की ओर से ये वाला जो पार्ट है जो वेस्टर्न घाट के ऊपर टकरा रहा है डायरेक्ट। इसके बाद में एक दूसरा पोर्शन है जो कि इस साइड से छोटा नागपुर की ओर पहुंचता है, और इसका जो तीसरा पार्ट है जो कि हिमाचल ब्रांच के रूप में ऊपर की ओर जाता है। जबकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच के रूप में आता है, एक पोर्शन आता है ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय की ओर, दूसरा पोर्शन आता है इस साइड में नदन ग्रेट प्लेन एरिया अर्थात उत्तर विशाल मैदान वाला जो पार्ट है उसके रूप में। अब इनमें राजस्थान में सबसे पहले जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा हिमाचल ब्रांच, क्योंकि ये हमारे नजदीक है, लेकिन इससे अधिक वर्षा नहीं होती है। उसका रीजन माना जाता है अरावली के पैरेलल होने को। और बे ऑफ बंगाल में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इस ब्रांच से होती है जो नदन ग्रेट प्लेन ब्रांच यानी उत्तर विशाल मैदान वाली शाखा के रूप में प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अरब सागरीय पहुंचती है, लेकिन अधिक वर्षा कौन सी करवाती है? बंगाल की खाड़ी की ब्रांच। अब मॉनसून से रिलेवेंट कुछ एक पॉइंट या इन ब्रांचेस से संबंधित कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे, जो अभी अपन पढ़ के आए उसी के अकॉर्डिंग है कि फर्स्ट मॉनसून ब्रांच अराइवल इन राजस्थान, कि मानसून की वह पहली शाखा जो राजस्थान पहुंचती है, तो उसमें आंसर रहेगा हिमाचल ब्रांच या अरब सागरीय ब्रांच। अब इससे अधिक वर्षा क्यों नहीं होती? जैसा कि आपको रीजन बताया, इससे अधिक वर्षा नहीं होती क्योंकि अरावली इसके पैरेलल है। तो नेक्स्ट है बट दिस मॉनसून ब्रांच डज नॉट हैव मच रेनफॉल इन राजस्थान। उसका रीजन क्या बताया गया है? बिकॉज दिस ब्रांच ऑफ मानसून इज पैरेलल ऑफ अरावली, क्योंकि मानसून की यह शाखा है मुख्यतः अरावली के पैरेलल या समानांतर मानी जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है कि मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव इन राजस्थान फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। राजस्थान सर्वाधिक जो वर्षा की मात्रा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त करता है। फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून हमारे यहाँ राजस्थान में आता है उसको नाम दिया जाता है ईस्टर्लाइज अर्थात पूर्वाई। पूर्वाई का मीनिंग ये होता है ये वाला जो पार्ट राजस्थान है, इस राजस्थान में जो पूर्व की ओर से हवाएं आ रही हैं, आर्द्र हवाएं, जो कि किस ओर से आती हैं? बंगाल की खाड़ी। तो सामान्यतः इन बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो मानसूनी या आर्द्र हवाएं या जो ह्यूमिड विंड्स होती हैं, इनको पूर्वाई कहा जाता है या ईस्टर्लाइज विंड्स कहा जाता है, जिससे अरावली के ईस्टर्न पार्ट की ओर अर्थात पूर्वी मैदान और हाड़ौती रीजन की ओर अधिक वर्षा होती है। तो ईस्टर्लाइज विंड्स का या पूर्वाई का मीनिंग होता है द मॉनसून विंड्स कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड एज ईस्टर्लाइज। दिस विंड्स causes more rainfall in the ईस्टर्न राजस्थान। इनका जो हवाओं का पूर्वी की ओर से आने का जो कारण है वो सामान्यतः उत्तर विशाल मैदान की जो शाखा है उसके साथ ये हवाएं आती हैं। और ये हवाएं इसलिए आती हैं क्योंकि सामान्यतः इस समय इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो सिंध वाला पार्ट होता है, यहाँ टेम्परेचर अधिक और एयर प्रेशर लो होता है। तो लो एयर प्रेशर की ओर कंटिन्यू ये हवाएं आगे की ओर बढ़ती हैं, तो राजस्थान तक आते आते इनकी जो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता है वो सामान्यतः कम हो जाती है। लेकिन फिर भी राजस्थान के पूर्वी भागों में जो अरेबिक ब्रांच है उसकी तुलना में इनसे अधिक वर्षा होती है। तो जनरली हम मानते हैं कि बंगाल की खाड़ी की जो ब्रांच है ये राजस्थान में अधिक वर्षा करवाती है अरब सागर की ब्रांच की तुलना में। तो अपन ने यही देखा था कि बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो पूर्वी मानसूनी हवाएं होती हैं उनको सामान्यतः पूर्वाई कहा जाता है, और इनसे वर्षा की मात्रा अरावली के पूर्वी भागों में अधिक देखने को मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है मानसून की दिशा या डायरेक्शन को लेके कुछ क्वेश्चन अप्लाई होते हैं, जिनको हम आगे एक डायग्राम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी उस डायग्राम में भी इन चीजों को अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो नदन और ईस्टर्न पार्ट है
ये मानसून के आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के रूप में माना जाता है, यानी मानसून के आगे बढ़ने की दिशा है। तो मानसून के आगे बढ़ने की जो दिशा है उसमें लिया जाता है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को, और आने वाली जो डायरेक्शन है मानसून की, यानी जो दक्षिण पश्चिम वाली डायरेक्शन है, वो मानसून की कमिंग डायरेक्शन, या अपन कह सकते हैं कमिंग फ्रॉम सदर्न वेस्टर्न एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन नदर्न ईस्टर्न, अर्थात उसके आगे बढ़ने की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व की दिशा को लिया जाता है। लेकिन मानसून की जो वर्षा की मात्रा है वो सामान्यतः उत्तर पश्चिम से और सदर्न ईस्टर्न वाले पार्ट की ओर कंटिन्यूस बढ़ती है, यानी इस एरिया में झालावाड़ की ओर वर्षा अधिक होती है, और इस एरिया से और आप कंटिन्यू डेजर्ट एरिया की ओर जाते हैं तो इस एरिया में वर्षा की मात्रा कंटिन्यूस घटती है या डिक्रीज होती है। तो राजस्थान में मानसून कम होने वाली जो डायरेक्शन है वो सदर्न ईस्टर्न टू नदर्न वेस्टर्न, और बढ़ने वाली जो डायरेक्शन है वो नदर्न वेस्टर्न टू सदर्न ईस्टर्न वाले पार्ट के रूप में काउंट की जाती हैं, या इनको माना जाता है। इसके बाद में इफेक्ट ऑफ मानसून इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर सामान्यतः मानसून का जो प्रभाव है वो किस तरीके का है, तो इसके अंदर हम मानते हैं राजस्थान में मैक्सिमम जो मानसून का इफेक्ट है वो माना जाता है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जबकि प्लेस के अकॉर्डिंग या स्थान विशेष के अकॉर्डिंग माना जाता है माउंट आबू वाले पार्ट को। और मिनिमम इफेक्ट है मानसून का डिस्ट्रिक्ट वाइज माना जाता है जैसलमेर में, जहां एवरेज 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है, और मिनिमम इफेक्ट प्लेस वाइज माना जाता है सम जैसलमेर के अंदर, जहां जनरली वर्षा की मात्रा 0 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा इसमें माना गया है। सेल्सियस यूनिट होती है तापमान की, और यहाँ जो वर्षा की मात्रा है ये है सेंटीमीटर के अंदर। तो सामान्यतः न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान है वो सम 0 सेंटीमीटर पे, और डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर वो 10 सेंटीमीटर पे, और मैक्सिमम रेनफॉल वाला जो झालावाड़ है वो आपका 100 सेंटीमीटर, और एकमात्र जो माउंट आबू वाला एरिया है ये राजस्थान में 150 सेंटीमीटर, और इसको अपन कह सकते हैं मोर देन 150 सेंटीमीटर, अर्थात 150 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो 150 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा लिया जाता है, माउंट आबू सिरोही वाले पार्ट को। तो मॉनसून का इफेक्ट अपने मैक्सिमम या सर्वाधिक देखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज झालावाड़ में, और एरिया वाइज या एक प्लेस या लोकेशन के अकॉर्डिंग सिरोही माउंट आबू के अंदर। और दूसरा मिनिमम इफेक्ट होता है जैसलमेर की ओर, और उसी का एक पार्ट है सम, जहां किसी लोकेशन वाइज मॉनसून सबसे कम प्रभाव करता है या सबसे कम इफेक्ट डालता है। तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा या वर्षा रहित क्षेत्र माना जाता है सम जैसलमेर को, जहां वर्षा के एवरेज को जनरली अपन 1 सेंटीमीटर से भी कम यानी नियर अबाउट 0 सेंटीमीटर मानते हैं। इसके बाद में है मानसून पर दिशा का प्रभाव, अर्थात इंपैक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑन मानसून। तो मानसून पे जो दिशा का प्रभाव है, मैंने अभी आपको एक डायग्राम में बताया था राजस्थान वाले में कि ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन मानी जाती है मानसून के बढ़ने की दिशा, और ये मानी जाती है डायरेक्शन ऑफ मानसून अर्थात सदर्न वेस्टर्न वाली डायरेक्शन। वर्षा की मात्रा बढ़ती है नदर्न वेस्टर्न डेजर्ट से हाड़ौती रीजन की ओर, और हाड़ौती रीजन से आप डेजर्ट एरिया की ओर जाओगे तो कंटिन्यूस वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम। राजस्थान में सामान्यतः वर्षा दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक होती है, लेकिन इनमें से किसी एक पोर्शन को चुनना हो तो आंसर रहेगा मैक्सिमम सदर्न पार्ट। राजस्थान में मिनिमम वर्षा होती है नदर्न वेस्टर्न पार्ट में, लेकिन इनमें किसी एक को चुनना हो तो मिनिमम वाला पार्ट रहेगा आपका वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र सदर्न राजस्थान, और मिनिमम रेनफॉल या न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद में नेक्स्ट है इंसिडेंट्स ड्यूरिंग मानसून, यानी मानसून के दौरान घटने वाली जो प्रमुख घटनाएं वो कौन कौन सी हैं। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर या देश में जब स्टार्टिंग में मानसून की एंट्री होती है तो मानसून की एंट्री के दौरान बादलों का तेज गर्जना और उनसे जो हेवी रेनफॉल होता है उस घटना को अपन नाम देते हैं मानसून बरस्टिंग, अर्थात मानसून के स्टार्टिंग में तेज वर्षा का होना मानसून प्रस्फोट कहलाता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है प्रस्फोट का, जून में तो अधिक तेज वर्षा नहीं, सामान्यतः जुलाई और जो अगस्त मंथ होता है इसके अंदर इसका प्रभाव अधिक होता है। नेक्स्ट आता है गैप ऑफ मानसून,
अर्थात मानसून का प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन का मीनिंग ये होता है कि जब मानसून के स्टार्टिंग में अगर तेज वर्षा है, इस वाले टाइम पीरियड में अगर तेज वर्षा है तो सामान्यतः तापमान कम हो जाता है और एयर प्रेशर एक बार के लिए बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन जैसे ही डेवलप होती है, अर्थात मानसून प्रस्फोट होता है, तो उसके बाद ये कंडीशन डेवलप होती है। उस दौरान मानसून एक बार हमारे यहाँ आना रुक जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर कम होता है वर्षा के बाद और एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे मानसून के अंदर एक गैप आ जाता है और उस कंडीशन को नाम दिया गया है गैप ऑफ मानसून या मानसून गैप, मानसून प्रतिच्छेदन। तो इसका मीनिंग हुआ मानसून प्रस्फोट के बाद 2 से 3 वीक तक सामान्यतः वर्षा नहीं होती। वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि इस समय जनरली एयर प्रेशर बढ़ जाता है और हवा का प्रेशर जहां अधिक होता है उस ओर आर्द्र हवाएं कम जाती हैं। तो इसका मीनिंग मानसून प्रतिच्छेदन का जो टाइम पीरियड है वो जुलाई के बाद ही होता है, या तो अगस्त में, या इसका टाइम पीरियड होता है सितंबर माह में। उसके बाद में आता है मानसून का निवर्तन, अर्थात रिटर्निंग ऑफ मानसून, मानसून का लौटना। तो रिटर्निंग ऑफ मानसून इज नोन एज डिपार्चर ऑफ मानसून। मानसून के लौटने की घटना को या वापस जाने की घटना को निवर्तन कहा जाता है, जो कि सितंबर के बाद का टाइम पीरियड होता है, अर्थात अक्टूबर और नवंबर। तो इसका सामान्यतः मीनिंग क्या लिया जाता है? मानसून के लौटने की घटना को निवर्तन कहा जाता है। जैसे ही लौटना स्टार्ट करता है अक्टूबर मंथ में मानसून, तो अपनी जो पृथ्वी है इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर या जो वायुमंडल होता है, इसमें जो नमी या आर्द्रता मौजूद होती है ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। इस नमी के कम होने के कारण जो सूर्य का टेम्परेचर है वो नीचे धरातल तक पहुंचता है, और बारिश के कारण जो जमीन के अंदर जो नमी थी वो अब भी मौजूद है, तो जो लैंड ह्यूमिडिटी है वो अधिक होती है, अर्थात एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, और लैंड ह्यूमिडिटी या जो भूमिगत आर्द्रता है वो अधिक होती है, जो तापमान को अवशोषित करती है और टेम्परेचर को बढ़ाती है। और इस घटना को नाम दिया जाता है अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट। कार्तिक हीट का मीनिंग है मॉनसून लौटने के दौरान अचानक तापमान में जो बढ़ोतरी होती है अक्टूबर माह में, उसको नाम दिया जाता है कार्तिक हीट, या कार्तिक की गर्मी या कार्तिक की उष्णता के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट पॉइंट होता है राजस्थान के मानसून को प्रभावित करने वाली कुछ वैश्विक घटनाएं होती हैं, जिसमें एक इफेक्ट आता है आपका एल नीनो इफेक्ट और एक आता है ला नीना इफेक्ट। तो जो ला नीना इफेक्ट है उसके कारण मानसून हमारे टाइम पे पहुंचता है और अधिक वर्षा लेके आता है। तो ये आप शब्दों के नाम से इसको याद रखें। ला नीना में है ला, तो क्या ला? मॉनसून। तो ला नीना वाला जो पार्ट है वो मॉनसून को टाइम से लाता है और मॉनसून को मोर इफेक्टिव बनाता है, अधिक प्रभावशाली बनाता है। जबकि एल नीनो का जो मीनिंग होता है कि वो मानसून इस घटना के कारण, जो अभी शब्द यूज किया मैंने एल नीनो, उसके कारण एक तो मानसून राजस्थान में डिले होता है और इसका जो इफेक्ट है वो भी काफी कम होता है या प्रभाव कम होता है। तो सामान्यतः जो घटना है उसमें एक प्रमुख घटना एल नीनो वाला पार्ट है, जिसके कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसके मीनिंग लिए जाते हैं। कि एक तो मीनिंग ऑफ एल नीनो क्या है, तो इसका मीनिंग है इट्स ए हॉट ओशियन करंट। ये एक गर्म जल धारा है जो महासागर के अंदर बहती है। तो एक गर्म महासागरीय जल धारा है जिसका इफेक्ट मुख्यतः जो सदर्न अमेरिका वाला जो पार्ट है, जिसमें इक्वेटर लाइन से नीचे की ओर मुख्यतः 3 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड से 24 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड, इसके बीच में ये इफेक्ट देखने को मिलता है अपने को। जो पैसिफिक ओशियन का, सदर्न पैसिफिक ओशियन का ईस्टर्न पार्ट होता है, अर्थात दक्षिणी प्रशांत महासागर में 0 डिग्री से नीचे, इसका मीनिंग कहेंगे सदर्न पैसिफिक ओशियन। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के मुख्यतः पूर्वी तट पे ये घटना देखने को मिलती है अमेरिका के पास, सदर्न अमेरिका के पास। तो एक तो ये पूछा जाता है सामान्यतः एल नीनो क्या है, तो एल नीनो एक हॉट करंट है जिसकी स्थिति या लोकेशन होती है नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न पैसिफिक ओशियन। तो इसमें सामान्यतः जो नियर द ईस्टर्न कोस्ट
ऑफ सदर्न अमेरिका आता है। इसमें सदर्न अमेरिका और जो सदर्न पैसिफिक ओशियन का ईस्टर्न पार्ट है वो वाला हिस्सा, यानी प्रशांत महासागर का जो नीचे वाला पार्ट है जिसको सदर्न पैसिफिक ओशियन कहेंगे, और उसका जो ईस्टर्न कोस्ट होता है अर्थात वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग, जहां पे अपने को टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस होता है, और उस वाले पार्ट को नाम देते हैं अपन एल नीनो इफेक्ट। और इस एल नीनो इफेक्ट का जो प्रभाव है वो अपने सदर्न और ईस्टर्न एशिया के ऊपर अर्थात दक्षिणी और पूर्वी एशिया के ऊपर एक तरीके का नेगेटिव इफेक्ट होता है इस मॉनसून का, जिससे हमारे यहाँ मॉनसून लेट, और जो उसका इफेक्ट होगा लेट पहुंचने के बाद मॉनसून का इफेक्ट होगा हमारे यहाँ कम होगा। इसका मीनिंग मॉनसून का लेट अराइवल होना और उसका मिनिमम इफेक्ट होना, देरी से पहुंचना और उसका कम प्रभाव होने के पीछे मुख्य कारण किसको माना जाता है? एल नीनो को। तो ये सामान्यतः दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है अर्थात ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न पैसिफिक ओशियन, उस पे 3 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड से और 24 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड के बीच में ये गर्म जल धारा चलती है। इसके बाद में इसका जो टाइम पीरियड होता है मुख्यतः लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मंथ, मुख्यतः दिसंबर माह का जो अंतिम सप्ताह है उसके अंदर ये ओशियन करंट उस महासागरीय भाग में जनरेट होती है या उत्पत्ति होती है। और इसका जो इफेक्ट है मानसून पे वो है लेट अराइवल एंड लेस इफेक्टिव मानसून, अर्थात मानसून का जो प्रभाव होता है वो सामान्यतः कम हो जाता है क्योंकि मानसून देरी से पहुंचता है, और देरी से पहुंचा हुआ मानसून सामान्यतः वर्षा की मात्रा है वो कम करवा पाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ला नीना इफेक्ट या ला नीनो इफेक्ट। तो ला नीना का जो मीनिंग है ये एल नीनो का बिल्कुल अपोजिट है। तो एल नीनो था हॉट करंट के रूप में, इसको लिया जाता है कोल्ड ओशियन करंट के रूप में, एक ठंडी जलधारा के रूप में। इसका एरिया भी वही रहेगा नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न पैसिफिक ओशियन, अर्थात दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी तट है, जिसको हम कह सकते हैं सदर्न अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट। तो जो महाद्वीप का पश्चिमी भाग होता है वो महासागर का पूर्वी भाग होता है। तो इसमें प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी भाग है उसका जो पूर्वी तट है उसके ऊपर, अर्थात जहां पे एल नीनो थी वहीं पे ला नीना, पानी गर्म होगा तब तो उस इफेक्ट को हम कहेंगे एल नीनो इफेक्ट, और पानी अगर ठंडा होता है तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे ला नीना इफेक्ट। और इसका जो टाइम पीरियड या जो समय होता है वो सामान्यतः वही रहेगा जो आपके एल नीनो वाला टाइम पीरियड होता है। इसका मीनिंग वहां पे पानी गर्म नहीं है तो उस समय वहां का पानी ठंडा होगा, अर्थात लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मंथ, दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह है। इसका इफेक्ट ये रहेगा कि मॉनसून है वो टाइमली अराइवल करेगा, राजस्थान में समय से इसका आगमन होगा, और मोर इफेक्टिव मॉनसून होता है, अर्थात मानसून का प्रभाव अधिक होता है। तो अराइवल ऑन टाइम और मोर इफेक्टिव जो मॉनसून है उसके पीछे कारण मुख्यतः कौन सी घटना को माना जाता है? तो उसके पीछे कारण माना जाता है मुख्यतः ला नीना को। तो इसमें इस नाम को याद रखिएगा, ला नीना यानी जो टाइम से मानसून लाती है और जिसके कारण मॉनसून वीक होता है या कम प्रभावशाली होता है, वो घटना होती है एल नीनो इफेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑटम सीजन अर्थात शरद ऋतु। शरद ऋतु जिनके जो मेन इंसिडेंट या जो फिनोमिनन है, जिनको हमने मानसून की ऋतुओं के दौरान जो कुछ कंडीशन आई थी उसमें देखा था कि ऑटम सीजन में एक तो पार्ट आता है रिटर्न ऑफ मानसून, यानी मानसून का लौटना या जाना। तो मानसून के लौटने की घटना को अर्थात बैक ऑफ मानसून किस नाम से जाना जाता है? मानसून के निवर्तन के नाम से, जो कि राजस्थान के अकॉर्डिंग अक्टूबर और नवंबर मंथ लिया जाता है, जबकि इंडिया के अकॉर्डिंग इसमें आंसर लिया जाता है नवंबर और मिड दिसंबर वाला पार्ट। उसके बाद में आता है आपका अक्टूबर हीट अर्थात कार्तिक की गर्मी। अक्टूबर हीट का मीनिंग क्या लिया जाता है? अक्टूबर हीट का जनरल मीनिंग लिया जाता है कि अपने जो अक्टूबर मंथ में मानसून लौटने के दौरान अचानक जो टेम्परेचर बढ़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी है या वायुमंडलीय आर्द्रता है वो हट जाती है, कम हो जाती है, जबकि लैंड ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, जिसके कारण अपने को टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस होता है, और उस घटना को सामान्यतः नाम दिया जाता है अक्टूबर हीट। अर्थात मानसून लौटने के दौरान अचानक जो तापमान में बढ़ोतरी महसूस होती है
उसी को अक्टूबर हीट या कार्तिक की उष्णता कहा जाता है। इसके बाद में जो लास्ट सीजन है विंटर सीजन। विंटर सीजन की जो प्रमुख घटना या जो इसमें जो मेन फिनोमिनन है वो एक तो होता है मावट। मावट का मीनिंग होता है जो विंटर सीजन में रेनफॉल होता है उस घटना को कहा जाता है जो कि मुख्यतः भूमध्य सागर की ओर से आती है। तो एक तो मावट का मीनिंग क्या है, तो रेनफॉल इन विंटर सीजन इज कॉल्ड एज मावट या इज नोन एज मावट। शीत ऋतु में होने वाली जो हवाएं जो वर्षाएं हैं उन वर्षाओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है, मावट। तो शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है। अब इसका जो एरिया है मुख्यतः कौन सा है, तो माउट कम्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, अर्थात भूमध्य सागर की ओर से ये हवाएं आती हैं और इनको लाने वाली जो पवनें होती हैं जिनको कहा जाता है जेट स्ट्रीम, अर्थात जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में हमारे यहाँ पहुंचती हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है ये विंटर सीजन अर्थात दिसंबर से मार्च के बीच वाली जो वर्षा है उनके रूप में इसको लिया जाता है। और इस टाइम पीरियड में हमारी जो क्रॉप्स होती है मेनली वो होती है रबी क्रॉप्स। तो माउट का जो लाभ है या प्रॉफिट ऑफ माउट है वो मैक्सिमम रबी क्रॉप्स, और रबी में भी मेनली व्हीट या गेहूं को अधिक इसका फायदा होता है। इस कारण इन वर्षाओं को अपन गोल्डन ड्रॉप्स अर्थात स्वर्णिम बौछार या सोने की बौछार भी कहते हैं। तो इसका जो इफेक्टिव एरिया इफेक्टिव एरिया है या जिस एरिया के ऊपर ये इफेक्ट डालती है वो मुख्यतः राजस्थान का उत्तरी भाग, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, अर्थात राजस्थान का जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न वाला पार्ट जहां मानसून का इफेक्ट कम होता है अर्थात समर सीजन में वर्षा कम होती है, उस एरिया में सामान्यतः माउट के द्वारा वर्षा अधिक होती है। और लास्ट में लिखा है माउट इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन ड्रॉप्स बिकॉज इट्स मोर बेनिफिट फॉर व्हीट। माउट को सामान्यतः गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, स्वर्णिम बौछार या सोने की बूंदों के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसका सर्वाधिक जो लाभ है वो गेहूं की फसल को होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है कोल्ड विंड्स अर्थात शीत लहर वाला पार्ट। तो शीत लहर का मीनिंग क्या लिया जाता है, सामान्यतः जो अपने विंटर सीजन के अंदर या शीत ऋतु के अंदर जो ठंडी हवाएं हिमालय की ओर से हमारे यहाँ राजस्थान में पहुंचती हैं उन ठंडी हवाओं को जनरली क्या कहा जाता है, कोल्ड विंड्स या शीत लहर। तो इन विंटर सीजन विंड्स कम्स फ्रॉम हिमालय इज कॉल्ड एज कोल्ड विंड्स। मुख्यतः शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीत लहर कहा जाता है। और इनका जो मुख्यतः जो इफेक्टिव एरिया होता है वो होता है चूरू, सीकर, बीकानेर। और इनकी जनरली जो डायरेक्शन ली जाती है, कोल्ड विंड्स की जो डायरेक्शन ली जाती है राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस साइड से हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं, जिसमें मुख्यतः राजस्थान का जो नदन और ईस्टर्न वाला पार्ट है ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और इसका इफेक्ट मुख्यतः जिस माह में रहता है वो माह होता है जनवरी। और इसमें जो इफेक्टिव एरिया में जो मेन डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें सबसे कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट या सबसे ठंडे जिले के रूप में होता है चूरू। इसके बाद में इसके टच वाले एरिया जिसमें सीकर और बीकानेर वाले पार्ट को लिया जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अपने हिमालय की ओर से आने वाली जो कोल्ड विंड्स हैं वो राजस्थान में नदर्न ईस्टर्न से और सदर्न वेस्टर्न की ओर, अर्थात जनरली अपना जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की ओर, बिल्कुल उसके अपोजिट होती हैं हवाएं जो उत्तर पूर्व से आती हैं। और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते इन हवाओं का जो इफेक्ट है वो कंटिन्यू कम होता चला जाता है। तो इसका मीनिंग इनके द्वारा जो मोर इफेक्टिव जो एरिया है वो राजस्थान का मोस्टली जो नदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला जो पार्ट है वो अधिक होता है। हालांकि इनका अधिक प्रभाव होता है राजस्थान के नदर्न ईस्टर्न पार्ट की ओर, उत्तर और पूर्वी राजस्थान की ओर। अपने को जो राजस्थान में मानसून मिलता है वो दो तरीके से मिलता है। एक तो अपना जो समर सीजन मानसून है उसके रूप में जिससे 90% रेनफॉल होता है, जबकि दूसरा मानसून मिलता है अपने को विंटर मानसून के रूप में जिसका इफेक्ट 90% मानसून के रूप में लिया जाता है।
सॉरी, इसमें आपका विंटर सीजन वाला 90 नहीं, ये रहेगा आपका माउथ वाला ओनली 10%। सॉरी, पीपीटी के अंदर इसी को रिपीट कर दिया वापस। अगर साल भर की अपने कुल वर्षा होती है तो उसमें अपना जो समर सीजन का मानसून अर्थात जिसको हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में 90% रेनफॉल होता है, जबकि विंटर सीजन वाला जो मानसून है इससे ओनली 10% रेनफॉल अर्थात 10% मानसून होता है या मानसूनी वर्षा आती है। इसका मीनिंग बाकी बची हुई वर्षा आपके जो समर सीजन वाला मानसून है उसी के अंदर प्राप्त होती है, रिसीव होती है अपने को। उसके बाद में इस चैप्टर के लास्ट में अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें अपन 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक पॉइंट तो होता है आइसोहाइट लाइंस यानी समवर्षा रेखा वाला पार्ट। समवर्षा रेखा का मीनिंग है किसी मैप पर एक समान वर्षा वाले स्थानों को जो कनेक्ट करती हैं उन लाइंस को अपन क्या कहेंगे, आइसोहाइट लाइन, अर्थात ए लाइन ऑन ए मैप और चार्ट कनेक्टिंग एरिया ऑफ इक्वल रेनफॉल, यानी एक मानचित्र पे खींची गई वो रेखाएं जो एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राजस्थान वाला जो पार्ट है इसमें जो अरावली वाला जो रीजन है उसमें सामान्यतः वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर होती है, तो इस पूरी रेखा को अरावली को अपन कहते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का पार्ट। अब राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट जो आइसोहाइट्स मानी जाती है, जिसमें एक 25 सेंटीमीटर, एक आती है 40 सेंटीमीटर, एक आती है 50 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट्स है, ये अपन पढ़ते हैं सामान्यतः जब डेजर्ट का डिवाइडेशन करते हैं एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट के अंदर, अर्थात मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में बांटने का जो काम है वो करती है 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट। दूसरा है 40 सेंटीमीटर आइसोहाइट, ये राजस्थान को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है, राजस्थान को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये वाला जो पार्ट है राजस्थान के जस्ट पश्चिम वाला जो पार्ट है यहाँ पे स्थित है 40 सेंटीमीटर, और अरावली वाला पार्ट है ये 50 सेंटीमीटर, और जो डेजर्ट वाला पार्ट था वहां पे थी 25 सेंटीमीटर, जो एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट को अलग करती है। तो एरिड और सेमी एरिड का मीनिंग है शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करने वाली वर्षा की मात्रा, जिसको हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा। एक होती है 40 सेंटीमीटर, जिसका मीनिंग होता है राजस्थान को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेनफॉल या आइसोहाइट्स। नेक्स्ट आती है 50 सेंटीमीटर आइसोहाइट्स, जो कि अरावली पे लोकेटेड है और राजस्थान के 2 फिजिकल डिवीजन को अलग करती है, ईस्टर्न प्लेन को और वेस्टर्न डेजर्ट को, अर्थात पूर्वी मैदान को और पश्चिमी मरुस्थल को। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है आइसोबार लाइन, वायुदाब रेखाएं। आइसोबार लाइन का मीनिंग क्या लिया जाता है? आइसोबार का मीनिंग लिया जाता है ए लाइन ऑन ए मैप कनेक्टिंग एरिया ऑफ इक्वल एयर प्रेशर, अर्थात किसी एक मैप में ऐसे स्थान जहां का वायुदाब इक्वल होता है, उन एरियाज को अगर वो लाइन जोड़ती है इक्वल एयर प्रेशर वाले पॉइंट्स को, तो हम उसको कहेंगे आइसोबार लाइन, अर्थात वायुदाब रेखा के रूप में, सम वायुदाब रेखा के रूप में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जैसे कोई मैप है, इस मैप में कोई पॉइंट दिए गए हैं, जैसे जयपुर दिया गया है, टोंक दिया गया है, बूंदी दिया गया है। अगर यहां से एक लाइन खींच के या एक जो लाइन है उसको ड्रॉ करके उसके ऊपर अगर आप लिखते हैं कि 998 मिलीबार, इसका मीनिंग ये हो गया कि जो इक्वल एयर प्रेशर अर्थात एक समान वायुदाब वाले स्थान है उनको कनेक्ट करने वाली लाइन है, तो इसको नाम दिया जाएगा आइसोबार लाइन, अर्थात सम वायुदाब रेखा। इन सभी पॉइंट पे एक जैसा वायुदाब है, इस कारण इसको नाम क्या दिया गया है, सम वायुदाब रेखा। तो ऐसा सामान्यतः किसी मैप में या किसी चार्ट में किया जाता है, जहां इक्वल एयर प्रेशर पॉइंट से उसको कनेक्ट करने वाली लाइन को अपन आइसोबार लाइन अर्थात सम वायुदाब रेखा के रूप में डिफाइन करते हैं। अब राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट वायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक तो अपन समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु वाली लेंगे जुलाई के अंदर, और एक विंटर सीजन वाली लेंगे अपन जनवरी के अंदर।
तो जुलाई में जनरली कंडीशन होती है टेम्परेचर हाई और एयर प्रेशर जनरली लो, जबकि विंटर सीजन इस समय टेम्परेचर लो और एयर प्रेशर हाई। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि ताप और वायुदाब हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कि टेम्परेचर मैक्सिमम होगा उस टाइम एयर प्रेशर जनरली थोड़ा कम होता है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो एयर प्रेशर वैल्यू हाई होती है। तो जुलाई माह में अपने 4 वायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं, जिसमें मैक्सिमम एयर प्रेशर 1000 होता है, तो 4 पाई जाती हैं, और जिनमें से मैक्सिमम डेटा आपको क्या लेना है 1000। इसका मीनिंग इससे कम वाली कौन सी होंगी? इससे कम 999, 998 और 997 मिलीबार लाइन को माना जाएगा। और इसके बाद में जो जनवरी वाला पार्ट है, जनवरी वाले पार्ट के अंदर अपनी 2 आइसोबार लाइन 1018 और 1019 ये 2 आती हैं, जिनमें मैक्सिमम वाला जो 1019 है, यहाँ का टेम्परेचर लो और एयर प्रेशर हाई है। इसका मीनिंग जनवरी में जो दूसरा पार्ट है 1018, वहां सामान्यतः थोड़ा ताप कम है, सॉरी जहां थोड़ा ताप अधिक है तो एयर प्रेशर वहां का थोड़ा सा आपका कम रहेगा, अर्थात 1019 से कम होकर 1018। तो जनरली आपको यह ध्यान रखना है कि जहां सामान्यतः टेम्परेचर हाई हो वहां एयर प्रेशर लो होते हैं या उनकी वैल्यू लो होती हैं। जैसे अपने जो समर सीजन वाले पार्ट हैं जिसमें मैक्सिमम एयर प्रेशर वैल्यू 1000, जबकि विंटर सीजन वाले के अंदर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है 1019। अब इनको मैपिंग के अंदर लोकेट किया जाता है, और ये क्वेश्चन है ये सामान्यतः ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपके अप्लाई होते हैं कि राजस्थान में ये जो वायुदाब रेखाएं हैं ये कौन से पोर्शन में होती हैं। तो अपने को ये याद रखना है कि मैक्सिमम एयर प्रेशर कौन सा है जुलाई में 1000, ये उस एरिया में होगा जहां सामान्यतः टेम्परेचर कम होता है। तो राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर देखें अपन, तो राजस्थान का जो सिरोही वाला जो पार्ट है, इस सिरोही वाले पार्ट की ओर सामान्यतः 1000 मिलीबार वायुदाब रेखा होती है, क्योंकि यहाँ का एयर प्रेशर हाई है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का लो रहता है जनरली, क्योंकि इस एरिया की हाइट अधिक है। जैसा कि मैंने आपको समर सीजन में बताया भी था, राजस्थान के सिरोही और माउंट आबू वाला जो एरिया है वहां का तापमान सामान्यतः कम होता है, कारण है वहां की हाइट अधिक होना। तो जो सिरोही वाला पार्ट, इसके पास में उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला जो पार्ट है, इस एरिया में सामान्यतः पानी की उपस्थिति है और यहाँ की हाइट भी अधिक है। तो इस कारण जहां पे टेम्परेचर लो होगा वहां पे एयर प्रेशर अधिक होगा। तो ये कंडीशन जनरली हम जो देख रहे हैं ये जुलाई मंथ वाली देख रहे हैं। आप जैसे जैसे डेजर्ट की ओर जाओगे जुलाई में टेम्परेचर बढ़ेगा और एयर प्रेशर लो होगा। तो सिरोही से जस्ट आप जालोर में आते हैं तो यहाँ पे रहता है आपका 999 मिलीबार, जिसमें जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर वाला पार्ट है ये कवर होता है। इसके जस्ट वेस्ट की ओर जाओगे आप बाड़मेर, जहां टेम्परेचर और बढ़ेगा और एयर प्रेशर वैल्यू और कम होगी 998, जो कि बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू वाले पार्ट से होते हुए इस साइड में। और फिर लास्ट में जैसलमेर में आप जाओगे तो टेम्परेचर और ज्यादा होगा, जहां एयर प्रेशर मिनिमम होगा 997। यहां से इंटरनेशनल बॉर्डर के श्रीगंगानगर और बीकानेर वाले पार्ट को कवर करते हुए पाकिस्तान की ओर। तो मुख्यतः आप सिरोही से अगर जैसलमेर की ओर जा रहे हैं तो कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ेगा और एयर प्रेशर लो होगा। और सिरोही की ओर अगर आते हैं यहाँ पे जुलाई मंथ में, तो सिरोही सामान्यतः अन्य जिलों की तुलना में टेम्परेचर कम होता है और वहां का एयर प्रेशर वैल्यू अधिक होगा। तो जुलाई में अगर आपको मैक्सिमम एयर प्रेशर लेना है तो वो मैक्सिमम एयर प्रेशर मिनिमम टेम्परेचर अर्थात सिरोही की ओर होगा। और पश्चिमी राजस्थान में जहां टेम्परेचर बढ़ेगा वहां एयर प्रेशर वैल्यू आपकी कम होती जाएंगी। इसके बाद में जनवरी के अंदर मुख्यतः जो 2 आइसोबार लाइन है 1018 और 1019, ये कहां लोकेट होती हैं? तो इनकी लोकेशन सामान्यतः राजस्थान के अंदर जनवरी में जो मिनिमम टेम्परेचर वाला जो पार्ट है वो होता है राजस्थान का जो नदन वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा, जिसमें एक बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, एक लिया जाएगा आपका चूरू डिस्ट्रिक्ट, एक इसी के टच वाला पार्ट है सीकर डिस्ट्रिक्ट। इस एरिया में जनवरी मंथ में मिनिमम टेम्परेचर होता है, इसका मीनिंग एयर प्रेशर मैक्सिमम होगा,
जो कि जनवरी में कितनी वैल्यू मानी जाती है, मैक्सिमम में 1019। और इस समय सूर्य की स्थिति है वो इक्वेटर लाइन के सदर्न पार्ट में होती है, अर्थात भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, लेकिन वो राजस्थान के इस वाले पार्ट के नजदीक है सूर्य, जनरली सदर्न और वेस्टर्न पार्ट के। तो वहां की तुलना में इस वाले पोर्शन में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा और एयर प्रेशर वैल्यू थोड़ी कम होगी, अर्थात 1018 वो रहेगी जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और झालावाड़ वाले पार्ट से। तो 1018 जो मिलीबार एयर प्रेशर है ये जैसलमेर से इधर जाएंगे जोधपुर, जोधपुर के बाद में पाली से बाद में राजसमंद से चित्तौड़ और झालावाड़ वाला जो पार्ट है ये आपका विंटर सीजन में मिनिमम एयर प्रेशर वाला एरिया है, अर्थात विंटर सीजन में मैक्सिमम एयर प्रेशर होता है वो राजस्थान के मुख्यतः नदन पार्ट की ओर होता है, क्योंकि जो हिमालय के जितना नजदीक होगा उसका टेम्परेचर उतना अधिक और एयर प्रेशर उतना ही अधिक हिमालय के जो नजदीक होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम और उसका एयर प्रेशर उतना ही अधिक हाई होगा, क्योंकि विंटर सीजन में हिमालय का जो टेम्परेचर है ये काफी कम होता है और टेम्परेचर कम होता है इसका मीनिंग इस टाइम इसका एयर प्रेशर हाई होगा। तो हाई होगा इसका मीनिंग राजस्थान का इसके टच वाला पार्ट है वहां टेम्परेचर कम और एयर प्रेशर वैल्यू आपकी ज्यादा रहेगी। जैसे ही हिमालय से आप इक्वेटर लाइन की ओर आते हैं टेम्परेचर आपका बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है इसका मीनिंग आपका एयर प्रेशर वैल्यू है वो कम होगा, अर्थात 1018। एग्जाम में इनसे जनरली क्वेश्चन इस तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में आपको दिया गया 997, 999, 1000 और 1018 कौन सा एयर प्रेशर वैल्यू राजस्थान के अंदर विंटर सीजन में होता है या जनवरी में होता है, तो आंसर रहेगा 1018 और इसके जगह दूसरा 1019 होता तो भी सही होता। इनमें से कौन सा जुलाई में नहीं है, ये लास्ट वाला जुलाई में नहीं है, ये आपके विंटर सीजन अर्थात जनवरी के अंदर है। तो इनको आपके जोड़े में भी एक साथ दिए जा सकते हैं 997, 98 या 98, 99 और 999 और 1000 और ये विंटर सीजन वाली 1018 और 1019। तो इन एयर प्रेशर लाइन के बारे में आपको एक नॉलेज होना चाहिए और ये हमेशा टेम्परेचर के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, यानी जिन एरिया में टेम्परेचर हाई होगा उन एरियाज में इनकी वैल्यू लो होगी। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो अपना ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। थैंक यू। पूछा गया था x² / yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।